गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज़, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसका जो टॉपिक है एग्रीकल्चर, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। बाकी का हमने पहले पढ़ा दिया है आप लोगों को, तो सुन लीजिए बच्चों। एग्रीकल्चर का डेफिनेशन क्या होता है? एग्रीकल्चर इज़ द साइंस एंड आर्ट्स ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड लिव स्टॉक। ठीक है, एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट्स ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड लिव स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ जनरली हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सब्सिस्टेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि या जीवन निर्वाह कृषि, यानी कि इस टाइप की एग्रीकल्चर जिसमें जो फार्मर्स हैं वो पर्टिकुलर अपनी लाइवलीहुड के लिए या अपनी नीड को फुलफ़िल करने तक का ही एग्रीकल्चर करते हैं। यहाँ पर उसका कमर्शियल यूज़ के लिए या उसको बेचने के लिए बहुत बड़े अमाउंट में उसका क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूज़ के लिए उसको एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। ठीक है, तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है ना, ये जो एग्रीकल्चर है इसको हम लोग अदर नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं, या इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, या इसको बुश फैलो कृषि एग्री या बुश फैलो एग्रीकल्चर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और जनरली इस तरीके की जो एग्रीकल्चर है या इस तरीके की जो एक्टिविटी है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है, वो जनरली वर्ल्ड में जितने भी ट्राइबल्स एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है ना, खासकर आपके अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, यहाँ इन सभी जगहों पर क्या बोलते हैं, ये एग्रीकल्चर की जाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसका हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, ये इस टाइप की जो फार्मिंग होती है या इस टाइप की जो एग्रीकल्चर होती है वो जनरली स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में की जाती है। ठीक है, इसमें जो प्रिमिटिव टूल्स हैं इस तरह की, क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न मीन्स ऑफ फार्मिंग या मॉडर्न मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर को यूज़ नहीं किया जाता है। ट्रैक्टर वगैरह इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं होती है उन लोगों के पास, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली वो डेवलप नहीं होते हैं। इसलिए जो पुराने तरीके से आदिकालीन जो तरीके हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर करने के, उस तरीके से यहाँ पर लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, फैमिली पब्लिक कम्युनिटी का लेबर क्या किया जाता है, वो लेबर के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ की जो फार्मिंग होती है वो मेनली डिपेंड होती है किस पर, रेनफॉल पर डिपेंड होती है। ठीक है, और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी किसी भी तरीके से जो मैन्योर्स वगैरह होते हैं वो नहीं यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब यूज नहीं किए जाते हैं। जो भी नेचुरल फर्टिलिटी होती है सॉइल की, उसी को ही क्या बोलते हैं, ये लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अब जो क्रॉप्स का जो टाइप्स है वो भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ बता देते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है। इसमें क्या होता है कि अ पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय स्लैशिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देन द एश इज देन मिक्सड विद द सॉइल एंड द क्रॉप्स। When the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. ठीक है, जहाँ आप लोग ये सामने आपके स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि एक पिक्चर भी दिख रही होगी आपको, जहाँ क्या किया जा रहा है, बर्निंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, उसके बाद जो कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो एशेस बनती है, जो राख बनती है, वो सॉइल में मिक्स करने के लिए। देन उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, उसमें एग्रीकल्चर करते हैं। और कुछ टाइम बाद जब उसकी फर्टिलिटी, उस सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, देन दे मूव टू अ न्यू लैंड, ओके, और न्यू प्लेस। ठीक है, हाँ, अब जो भी इसमें जो आउटपुट आता है वो क्या होता है, सिर्फ फैमिली के लिए ही इनफ होता है। ठीक है, हाँ, और नेक्स्ट है, हाँ,
ये तो हम अगर आप देखेंगे तो इसमें इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हुए क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है इसको वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है। आप लोगों के क्या बोलते हैं, ये जो मैप देखेंगे तो आप वर्ल्ड का मैप देख सकते हैं जहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था। ठीक है। जैसे वियतनाम में इसको रे बोला जाता है, इंडोनेशिया में इसको लेदांग बोला जाता है, सेंट्रल अफ्रीका में इसको मसूल बोला जाता है, ब्राज़ील में रोका, वेनेजुएला में कोनुको, मैक्सिको में मिल्पा, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इसको झूम एग्रीकल्चर बोलता है। इसको झूमिंग भी बोलते हैं या झूम कृषि भी बोलते हैं, झूम एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। ठीक है। इंडिया के भी अलग अलग जगहों पर इसका नाम अलग अलग है, या आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कहीं पर इसको पोडू और पेंडा बोलते हैं, कहीं पर इसको पामा, डाबी और कोमान और बिंगा बोला जाता है, वेस्टर्न घाट में इसको कोमारा बोला जाता है, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इसको वाल्ट्रे बोला जाता है। ठीक है। कहीं पर इसको कुरुआ बोला जाता है झारखंड में। ठीक है। तो ये सब क्या है, सेम टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, बस इसके अलग अलग जगहों के हिसाब से नाम क्या है इसके अलग अलग है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जिसका नाम है हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है। हाँ। अब देखिए इंटेंसिव का मतलब ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा गहन, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा गहनता से। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जनरली इस टाइप की जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस की जाती है, इस टाइप की जो फार्मिंग जो प्रैक्टिस की जाती है, वो कहाँ की जाती है, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, उन सभी एरियाज़ में इस टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, स्मॉल, उनके पास लैंड होल्डिंग जो साइज होता है वो क्या होता है, बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है। ठीक है ना। हाँ। स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है, और ये क्या है, जनरली लेबर इंटेंसिव होती है। ठीक है। हाँ। यहाँ पर क्या होता है कि उसी स्मॉल लैंड होल्डिंग पर क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ करके क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है इस एरिया से। ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, पर एरिया प्रोडक्शन क्या है यहाँ पर हाई है। ठीक है। पर यूनिट प्रोडक्शन यहाँ पर क्या है, हाई है। एंड पर लेबर प्रोडक्टिविटी इस एरिया में क्या है, लो है। इसका मतलब क्या है कि जनरली फैमिली मेम्बर्स इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं कल्टीवेशन करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, जिस वजह से यहाँ पर क्या बोलते हैं, पर लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। इसमें दो टाइप्स होते हैं। पहला है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाई वेट पैडी कल्टीवेशन, और दूसरे टाइप में इसको डिवाइड करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। ठीक है। हाँ। अब देखिए दोनों में ही क्या बोलते हैं, आपको जनरली जो हमने इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे ऊपर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, वही दोनों में ही लागू होते हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर है। जो कि फर्स्ट वाला जो है जिसमें हमने बात करी थी कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग डोमिनेटेड बाई वेट पैडी क्रॉप। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेन क्रॉप क्या होती है वो राइस होती है। ठीक है ना। क्या होती है, राइस होती है। ठीक है। और इसमें यूज़ ऑफ मशीनरी क्या होता है, थोड़ा लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है। और ज़्यादातर जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन किए जाते हैं वो क्या बोलते हैं, मैनुअल लेबर। ठीक है। यानी कि फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से ज़्यादातर किए जाते हैं। ठीक है। हाँ। और बाकी के सारे जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम ही हैं दोनों में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाई क्रॉप अदर देन वेट पैडी क्रॉप। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि ये जनरली उन्हीं एरियाज़ में की जाती है, एशिया के कई सारे एरियाज़ में इसको किया जाता है, जहाँ पर क्या बोलते हैं रेनफॉल उतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है ना। लेकिन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है। कौन कौन से एरियाज़ में की जाती है इसको हम लोग देख लेते हैं। नॉर्दर्न चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ जापान
एंड वेस्टर्न इंडो गैंगेटिक प्लेन, इन एरिया में की जाती है। क्यों? ठीक है, ये सब क्या है, ये मानसून वाले एरिया है जहाँ पर मानसून एक्टिव रहता है, यहाँ पर मानसून से रेनफॉल होती है, इन सभी एरियाज़ में ये की जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल एंड सम अदर जोग्राफिकल फैक्टर्स, यहाँ पर मेन क्रॉप जो होती है वो राइस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि राइस के लिए आपको पर्टिकुलर रेनफॉल, पर्टिकुलर टेम्परेचर की नीड होती है। ठीक है, तो इन जिन एरियाज़ में भी इस तरह की कंडीशन नहीं होती, अलग कंडीशन होती हैं, वहाँ पर राइस के अलावा वीट, सोयाबीन, बार्ले एंड सोरगम को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। ठीक है ना। ज़्यादातर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो सेम वेट पैडी क्रॉप वाले ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है कि यहाँ पर जो क्रॉप्स जो ग्रो की जाती है वो कौन सी की जाती है। आपकी मेन क्रॉप है वीट, देन बार्ले, ठीक है, देन सोरगम, देन सोयाबीन। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी मेन क्रॉप्स हैं। तो ये आपका है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। हाँ, जनरली क्या था, जो यूरोपियन कोलोनाइजर्स जो थे, जिन्होंने अलग अलग देशों को अपनी कॉलोनी बनाया, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में क्या किया, इन्होंने वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में प्लांटेशन एग्रीकल्चर को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब देखिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर के सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप की फार्मिंग में क्या होता है, सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है और एक बहुत बड़े एरिया में सिर्फ सिंगल क्रॉप ही क्या की जाती है, ग्रो की जाती है। ठीक है ना। हाँ, इसमें देख लीजिए कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है ना। अब जो भी प्रोडक्शन होता है वो क्या किया जाता है, जनरली फैक्ट्रीज़ में उसको क्या कर दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है। इसलिए गुड एंड वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड मार्केट की भी रिक्वायरमेंट इस तरीके की एग्रीकल्चर में, इस तरीके की फार्मिंग में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना। इसके अलावा चीप लेबर की बहुत नीड होती है। लेबर कैसा होना चाहिए, चीप होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोकोआ, रबर, कॉटन, पाम ऑयल, शुगर केन, बनाना एंड पाइनएप्पल्स। ठीक है, ये सब क्या हैं, अलग अलग प्लांटेशन क्रॉप्स के नाम मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए कौन ये जो यूरोपियन, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो यूरोपियन नेशन थे, उन्होंने क्या किया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर को वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में इंट्रोड्यूस किया। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं किन किस ने किस किस जगहों पर कौन कौन सी क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंच लोगों की, फ्रांस में रहने वाले लोग। ठीक है, उन्होंने क्या किया, वेस्ट अफ्रीका में कोकोआ एंड कॉफ़ी को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। ब्रिटिशर्स हमें पता है इंडिया में आए थे। ठीक है, तो उन्होंने टी गार्डन, इंडिया में टी गार्डन, श्रीलंका में और इंडिया में टी गार्डन इस्टेब्लिश किए। ठीक है, रबर प्लांटेशन उन्होंने मलेशिया में, एंड शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज में शुगर केन और बनाना का प्लांटेशन शुरू किया। अमेरिकन्स लोगों ने क्या किया, फिलीपींस में कोकोनट और शुगर केन के प्लांटेशन को क्या किया, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में स्टार्ट किया। और डच लोगों ने इंडोनेशिया में शुगर केन को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग यूरोपियन कोलोनाइजर्स ने क्या किया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर को क्या किया, स्टार्ट किया। जनरली ये जो इस टाइप का जो एग्रीकल्चर होता है ये कमर्शियल एग्रीकल्चर में ही आता है, क्योंकि जनरली ये जो ग्रो की जाती हैं वो सब कमर्शियल यूजेस के लिए ही ग्रो की जाती हैं। ठीक है, तो कमर्शियल जो एग्रीकल्चर है, कमर्शियल फार्मिंग है, उसमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर आपका आता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी जो जितने भी क्या बोलते हैं कोलोनाइजर्स जहाँ जिन्होंने डेवलप किए थे प्लांटेशन एग्रीकल्चर या प्लांटेशन फार्मिंग, अब जनरली उसी देश की सरकार के गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये है। ठीक है, कई जगहों पर है आज भी, जैसे ब्राज़ील में जितने भी कॉफ़ी के जो
प्लांटेशन है, कॉफ़ी के जो बागान हैं उनको बोला जाता है फजेंडास। क्या बोला जाता है उनको? फजेंडास। ठीक है, जो कि बहुत बड़े बड़े प्लांटेशन हैं, कॉफ़ी के बहुत बड़े बड़े बागान हैं, ये फजेंडास नाम से फेमस हैं। तो आज भी कई सारे यूरोपियंस के अंडर में ये फजेंडास हैं। कई सारे फजेंडास ऐसे हैं जो यूरोपियन के अंडर में हैं। ठीक है, लेकिन जनरली क्या हो गया है कि ये इनके अंडर में आ चुका है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, बनाना प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉटन प्लांटेशन, शुगर केन। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ठीक है, वर्ड से ही मतलब होता है, एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? विस्तृत। ठीक है, विस्तृत, बहुत बड़े मात्रा में। ठीक है, तो इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें जो फार्म का साइज होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज साइज ऑफ द एवरेज फार्म। यहाँ पर मैनुअल लेबर बिल्कुल बहुत कम होता है। ठीक है, और ज़्यादातर क्या है, फ्रॉम द प्लोइंग टू हार्वेस्टिंग तक क्या किया जाता है? हाईली मैकेनाइज्ड होता है, यानी मशीनों का बहुत बड़े लेवल पर इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर वीट क्या है? सबसे मेन क्रॉप है। वीट जो है वो क्या है? सबसे मेन क्रॉप है। ठीक है, इसके अलावा कॉर्न, बार्ले, ओट्स। ठीक है, ये सब भी क्या की जाती है इस एरिया में? ग्रो की जाती है। कॉर्न, बार्ले, ओट्स एंड राई, ये भी क्या की जाती है इस एरिया में? ग्रो की जाती है। ठीक है ना। देखिए, इसकी खास जो बात है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो पर यूनिट या पर एकड़ जो उत्पादन होता है वो क्या होता है? कम होता है इन कंपैरिजन टू इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, लेकिन जो पर पर्सन जो प्रोडक्शन होता है वो इस एरिया में क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या बोलते हैं, और भी इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, हाँ, जैसे हाई हाई मैन पब्लिक लैंड रेशियो। ठीक है, यानी कि पर पर्सन लैंड रेशियो क्या होता है? बहुत ज़्यादा, एक आदमी के पास बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? लैंड एरिया होता है इसमें। ठीक है, हाँ, यहाँ देख लीजिए, ये जो वर्ल्ड के जितने भी आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है ना, यहाँ ये इस टाइप की एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग या ग्रेन कल्टीवेशन वर्ड डेवलप हुई है। हम लोग जैसे बात कर लेते हैं यूरेशिया में जो स्टेपीज़ हैं वहाँ पर। ठीक है, नीचे मैप दिया हुआ है, जितने भी आपके ब्लैक, डार्क ब्लैक थीम में जो हैं वो सब ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स वाले एरियाज़ हैं। ठीक है, जहाँ पर ये इस टाइप का एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें यूरेशिया में स्टेपीज़ है, कनाडा अमेरिका में प्रेरीज़ हैं, अर्जेंटीना में पम्पाज हैं, और साउथ अफ्रीका में वेल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हैं, एंड कैंटरबरी प्लेन है न्यूजीलैंड में। ठीक है, ये सब क्या है आपके? ये सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ये एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम लोग आपको इसके बाद का जो टॉपिक है वो आपको पढ़ाएंगे। जब तक आप इसको ध्यान से देखिए, इसके नोट्स बनाइए, और मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मैप वर्क एकदम ध्यान से कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।